अज़ीज़ दोस्तों नमस्कार। अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में फ़ौज ने तकरीबन पूरे पाकिस्तान का कंट्रोल हासिल कर लिया है। काफ़ी बड़ी गेम नज़र आती है। उससे पहले एक छोटी सी बात करना चाहूँगा दूसरी तीसरी चौथी शादी के ऊपर। मिसाल मेरे सामने इसलिए आई कि ये इकरार सैयद है, ये ARY का एंकर है। ये प्रोग्राम करता है स्टिंग ऑपरेशन पे, और स्टिंग ऑपरेशन करता है ये उन लोगों के ऊपर जो इसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आते। जो ब्लैकमेलिंग पहले करता है ऑपरेशन, फिर उनको ब्लैकमेल करता है। अगर वह ब्लैकमेलिंग में आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके खिलाफ रिपोर्ट लगाता है। और टोटल ड्रामे करता है, इसकी पिटाई होती है, कहीं इसको भागना पड़ता है, कहीं ये वो, ये सब ड्रामे करता है। बात खैर ये नहीं है, ये इसका अपना काम है। 3 शादियां की, पहली शादी की, कुछ साल बाद दूसरी की, फिर तीसरी की। ज़ाहिर मीडिया में है, लाइमलाइट में होता है, वहाँ पे लड़कियाँ, ये सब आम है। 3 शादियां की, ईद के 3 दिन, तीनों के घर एक एक दिन। मैं अक्सर बैठ कर सोचता हूँ कि कितना बेवकूफ़ आदमी होता है जो एक से ज़्यादा शादियां करता है। देखें, मकसद क्या होता है? सिर्फ सेक्स होता है ना। बच्चे आप एक से भी, अगर आपको 10 बच्चे चाहिए आप एक से भी कर सकते हैं। किस तरह एक आदमी कुत्ते जैसी ज़िंदगी गुजारने पे तैयार हो जाता है। एक मैं बैठ कर सोचता हूँ कि एक मिसाल है, मेरी 3 शादियाँ हुई हैं, 3 बीवियाँ हैं, 3 घर हैं। अब ज़ाहिर ऑफिस जाता हूँ, काम पे जाता हूँ। अब जिस बीवी के घर पे हूँ उसके पास कौन से मेरे कपड़े पड़े हैं, दूसरी के पास कौन से पड़े हैं, तीसरी के पास कौन से पड़े हैं, चीज़ें कौन सी, कहाँ लैपटॉप कहाँ पड़ा है, कहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं, कहाँ पे घर का कंप्यूटर है, XYZ 50 आदमी की ज़रूरियात होती है ना, जो घर में ही होती हैं। अब मैं एक मिसाल है कि मैं अपने कामकाज से घर पे आता हूँ, मेरा सारा सामान इधर होता है, मेरी बीवी इधर होती है, मेरे बच्चे इधर होते हैं। मैं जब तक बच्चों को ना देखूं तो मेरा दिन शुरू नहीं होता। स्कूलों कॉलेजों से आते हैं, मैं फ़ौरन पहले इनके पास बैठता हूँ थोड़ी देर। आप 3 बीवियों वाले, तीनों के अलग अलग बच्चे, एक बच्चे के लिए कोई चीज़ खरीदी तो दूसरे की बीवी के बच्चे, मतलब कितनी कुत्ते जैसी ज़िंदगी हो जाती है आदमी की। हासिल सिर्फ सेक्स होता है। आपको खूबसूरत लड़की नज़र आई, और ये पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मैंने कराची में ये बीमारी देखी है। हमारे MQM के तकरीबन लड़कों ने 2-2, 3-3 शादियाँ की हैं। अच्छा, फिर वजह देते हैं कि हम हरामकारी तो नहीं करते, हम ये तो नहीं है कि एक शादी करके 5 गर्लफ्रेंडें रख रहे हैं, फलाने ढुमकाने। तो मकसद क्या है आपका? सेक्स है ना। और क्या इससे हासिल होता है? खाना एक बीवी है वो भी बनाती है, 2 बीवियाँ, 3 बीवियाँ, 3 अलग अलग दिनों पे रेस्टोरेंट। आपको वेकेशन मनानी है, आप कभी एक को लेके जा रहे हैं, कभी दूसरी, सिर्फ सेक्स। तो ये एक बीमारी है। इस्लाम इज़ ऑल अबाउट सेक्स, और इन लोगों का इस्लाम हमेशा ऐसी ही चीज़ों पे जिन पे इनके फ़ायदे होते हैं। हराम माल कमाएंगे, जिसकी कुरान में 50 जगह पे बताया गया है कि हराम माल नहीं कमाओ, हराम खाना नहीं खाओ, हराम चीज़ें नहीं करो, वो सब करेंगे। लेकिन बाकी चीज़ों में इनका इस्लाम ऐसा जाग जाग के आएगा। आमिर लियाकत एक मशहूर एंकर था, उसने भी 3 शादियाँ की। कितना, उसकी मौत भी आखिर में इन्हीं शादियों की वजह से हुई। फैसल सब्जवारी है MQM का, मतलब एक घटिया आदमी, उसने 2 शादियाँ की, एक अमेरिका में रखी है, एक इधर, दोनों जगह मज़े हैं। तो ये कि ये मैंने एक दूसरी तीसरी शादी के बारे में बात करनी थी। एक बीवी काफ़ी है। अगर ये राइट आदमी को है तो फिर औरत को भी मिलना चाहिए 4 शादियों का। सेक्स की ज़रूरत तो औरत को भी इतनी होती है जितनी आदमी को होती है, तो फिर औरत को भी ये राइट होना चाहिए। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि एक घटिया फेल है। दूसरी शादी एक गैर ज़रूरी फजूल काम है। अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में आर्मी ने नया ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम। कोई अगर जान को हथेली में रख के यहाँ आए तो आए, वो और बात है। यहाँ कोई पहाड़ों का इश्क हो
तो उसके लिए आ जाता है, लेकिन वैसे कोई नहीं आना चाहता पाकिस्तान। भाई क्या करेंगे इधर? एक तो ये कि कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, हर तरफ एक करख्तगी है, करख्तगी ना, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ सैडनेस। इधर एंटरटेनमेंट नहीं है, सारे दरवाजे हमने बंद कर दिए। इधर डांस नाच एक इतनी बुरी चीज समझी जाती है, वो जो हमारा अपना लोकल ट्रेडिशन था वो खत्म कर दिया। यहाँ जो पेशावर में, जो अफगानिस्तान में और जिस तरह की म्यूजिक होती थी उस पर भी ममानियत लगा दी है। तो अब यहाँ क्या रहा सिवाय ये कि आप मस्जिद जाएं और 5 वक्त नमाज पढ़ें। तो अगर आपकी खुशी इसी में, तो बस इस मुल्क में ठहर जाइए। अब ये परवेज हुद भाई की 1 मिनट की आपने वीडियो देखी, उन्होंने इसमें साफ बता दिया कि पाकिस्तान में सब भागने के तैयारी हैं, कोई रहने को तैयार नहीं। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि पीओके में एफसी लगा दी है, सिंध में रेंजर्स, बलूचिस्तान केपी में एफसी, अब पीओके में एफसी, हर जगह आर्मी बैठी हुई है, अपने ही मुल्क पे कब्जे कर रही है। अरे भाई, आपको एफसी और ये सब लगाने की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आपके लोग आपके साथ रहना नहीं चाहते। आप कहोगे तो भारत ने भी तो कश्मीर में आर्मी लगाई थी, तो भारत में पाकिस्तान की पूरी एक टेररिज्म की फैक्ट्री चल रही थी JNK में, और उस फैक्ट्री को, टेररिज्म को दबाने के लिए मजबूरन भारत को आर्मी रखनी पड़ी। लेकिन भारत की आर्मी वहाँ पे वो काम नहीं करती थी जो आपकी आर्मी यहाँ पे पाकिस्तान में करती है। पंजाब में भी इस वक्त आर्मी ही टोटल कंट्रोल करके चीज़ों को चल रही है। कई ऐसे वाक़यात हुए जिसमें पुलिस तक को जाके मारा है, थानों में जाके। पुलिस आर्मी के आगे कुछ भी नहीं करती, चुपचाप मार खा लेती है। इसलिए पुलिस अब आर्मी के काम में हाथ ही नहीं डालती। जहाँ शक पड़ता है कि इस मामले में आर्मी है, पीछे हट जाती है। तो पाकिस्तान में आर्मी टोटल हर चीज़ काम कर रही है। ये किसी ने भेजा है कि पाकिस्तान का स्ट्रक्चर लीगल यानी ऑन पेपर सबसे ऊपर है जनता। जनता इलेक्ट करती है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इलेक्ट करती है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर के अंडर में होता है डिफेंस सेक्रेटरी, और डिफेंस सेक्रेटरी के अंडर में होता है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी। जबकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के अंडर में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होता है और उसके नीचे PTV, रेडियो पाकिस्तान और पूरा मीडिया। अब आप ये देखें कि इसमें सबसे नीचे जो है वो पाकिस्तान आर्मी है, वो पीपल से भी ऊपर है, यानी सबसे ऊपर है। और इंफॉर्मेशन के उसमें जहाँ पे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के नीचे PTV, रेडियो पाकिस्तान और मीडिया हैं, उनसे सबसे ऊपर है ISPR। ISPR इन सब चीज़ों को चलाता है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को चलाता है, सब कुछ। जबकि डिफेंस मिनिस्टर के अंडर में डिफेंस सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी के अंडर में आर्मी है, लेकिन आर्मी प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट से ऊपर बैठी हुई है। हर चीज़ का फैसला आर्मी करती है। पाकिस्तान को आर्मी ने, पब्लिक को इतना बेवकूफ़ बनाया हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का ओनली न्यूक्लियर पावर है। ये नहीं बताते कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा भिखारी मुल्क है। शहबाज शरीफ की ये स्पीच पुरानी है, आपने सुनी होगी। स्पीच नहीं, इंटरव्यू आधे मिनट का। मतलब आप ये देखें कि ये प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का है जो हाथ जोड़ के दुनिया से कह रहा है कि हमारी मदद करो, हमारी मदद नहीं करोगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे। Are you telling international players looking at Pakistan right now, because there's a lot of concern about the debt obligations also coming up? Yep, exactly. We are going to have debt obligations next month and month after. And Are you going to be able to make that? We have requested Secretary General today. We have spoken to European leaders and other leaders to help us in Paris Club, to get us moratorium, relief. Unless we get substantial relief, how can the world expect from us to stand on our own feet? It is simply impossible, next to impossible. The world has to stand by us.
and there is a yawning gap between our ask and what is available. Please, through your cameras, have this yawning gap bridged, and bridged very quickly at lightning speed. Otherwise, time and tide wait for none. Debt swaps, debt suspensions, are those A disaster in is discussions waiting for right us now? in the shape of epidemic. It is waiting for us. Please help us in avoiding this disaster. If God forbid that happens, then all. और न्यूक्लियर पावर है, क्या करना है? न्यूक्लियर पावर आपकी बढ़ गई है अंदर। आप न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए रखा था, अब आपका न्यूक्लियर पावर की हिफाजत हमें भारी पड़ गई है। तो अजीज दोस्तों, ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम पूरे पाकिस्तान, पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में किया है, और उसकी प्रेस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि ये एक प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग हुई थी जिसमें चारों प्रोविंसेस, फिर पीओके, गिलगित बल्तिस्तान के सारे नुमाइंदे मौजूद थे, और वहाँ पे ये फैसला हुआ है कि टेररिज्म को जड़ से उखाड़ने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। इस वक्त वर्चुअली पूरा पाकिस्तान आर्मी के हाथ में दे दिया। ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम, इससे पहले ऑपरेशन ज़रब मोमिन, ऑपरेशन ज़रब हज़ब, ऑपरेशन ये, ऑपरेशन वो, मुशर्रफ के ज़माने से सुनते आए हैं। 25 साल हो गए, 99 से ये ऑपरेशन चल रहे हैं, जब से 9/11 हुआ है। 99 से हम ये सारे ऑपरेशन देख रहे हैं, और टेररिज्म वहीं का वहीं है, मुल्क में मिलिटेंसी वहीं की वहीं है। तो इन ऑपरेशंस का फ़ायदा क्या है? और ये जो ऑपरेशंस होते हैं ना, ये सिविलियन बजट में होते हैं। मिलिट्री के बजट तो खाने के लिए होते हैं, सिर्फ टीन के डब्बे, मिसाइल और ये बना के हमें दिखा देते हैं कि हमने ये बनाए हुए हैं, होता उसमें कुछ भी नहीं है। जो थोड़ा बहुत होता है वो चाइना का होता है। चाइना पे भी मैं आता हूँ, पाकिस्तान के चाइना के साथ क्या मामलात हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ज़मीनें मुल्क की कब्ज़ा करनी है, रिसोर्सेज मुल्क के कब्ज़ा करने हैं, बिजनेसेस मुल्क में सारे ये चला रहे हैं, हर चीज़ ये कर रहे हैं। एक साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं सिंध के, ये अभी गए थे डिज्नीलैंड। अब आप देखें, इन्होंने ये सतायर था, ये मजाक था, लेकिन बात तो हकीकत है। अब अजीज दोस्तों, वापस सीरियस इश्यूज की तरफ आते हैं। आदिल राजा, लंदन में जो रिटायर्ड मेजर है, वो अक्सर ऐसी खबरें लगाता है। ज़ाहिर है उसको भी व्यूज़ की ज़रूरत होती है, तो वो इस टाइप की खबरें लगाता है, आधी सच्ची आधी झूठी। लेकिन बहरहाल इसने कहा कि चिन्योट में भारत का मिसाइल गिरा, भारत ने 22 पाकिस्तानी मार दिए। मोदी सरकार ने खुलेआम आज़ाद कश्मीर पे हमला करने का ऐलान किया और नवाज शरीफ को अपना एसेट्स बताया। चीन ने बलोच सेपरेटिस्ट के साथ खुद ही नेगोशिएशंस कर लिए। फ़ौज का इन किसी भी चीज़ों पे कोई रिएक्शन नहीं आया। ये सब फ़ौज के काम थे। क्या फ़ौज ख़त्म हो गई है? क्या पाकिस्तान के डिफेंस की ज़रूरत नहीं है? इसी तरह आदिल राजा ने चीन के बारे में कुछ बताया है। ये जो चीन के बारे में बताया है, ये तो कई रिसोर्सेज से मुझे भी पता चला है कि इंतहाई रिलायबल रिसोर्सेज के ज़रिए पता चला है कि चीन ने पाकिस्तान की फ़ौज की पॉलिसियों से तंग आकर पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक स्टेटस नीचे किया है। चीन ने कई बार पाकिस्तान को पैगाम दिया कि दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए, चीनी वर्कर्स की ज़िंदगी की हिफाजत की जाए, लेकिन फ़ौज चीन को सिक्योरिटी देने में नाकाम रही है। अब खबर यह है कि चीन ने बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट के साथ कांटेक्ट किया है और उन्हें आमादा किया है कि चीनी इंस्टॉलेशंस और चीनी शहरियों पे आप हमले ना करें, और उसके बदले में आपको जो हमसे चाहिए बताइए। और इसी तरह सऊदी अरब और इमारात भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, खाली बातें पाकिस्तान कर रहा है। इसलिए कि अगर चीन को पाकिस्तान में अपनी सिक्योरिटी का खुद बंदोबस्त करना है और वो भी पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ करना है, तो फ़ौज और जनरल क्या कर रहे हैं, आसिम उमर क्या करना चाहता है। तो अज़ीज़ दोस्तों, चीन वाला मामला
सऊदी अरब इमारात वाला मामला बिल्कुल सही है। सऊदी अरब इमारात, कुवैत, कतर और ओमान, बहरीन, ये 6 मुल्क ऐसे हैं जिनसे पाकिस्तान को बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल सकती है अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर होते। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर आता है तो वो ये देखता है कि यहाँ पे तो हर चीज़ में फ़ौज है और फ़ौज की किकबैक से ही ख़त्म नहीं होती। फ़ौज से जान छूटती है तो फिर नीचे वाले किकबैक्स, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे करें। कोई प्रोजेक्ट लगता है तो उसमें पॉलिटिकल और फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट इतनी होती है कि आपको घोस्ट एम्प्लॉई ज़्यादा रखने होते हैं। कोई इन्वेस्टर आता है, उसको 100 एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है, वहाँ पे उसको 500 एम्प्लॉइज़ रखने पड़ते हैं, क्योंकि घोस्ट एम्प्लॉइज़ होते हैं पॉलिटिकल्स के, उसके उनको आप निकाल नहीं सकते। और इन चीज़ों से तो ये अरब कंट्रीज़ तो चाहें तो आज पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाए, लेकिन इन्होंने देख लिया है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है। चाइना की बात करें तो अब चाइना ने पाकिस्तान का स्टेटस टॉप प्रायोरिटी से नॉर्मल प्रायोरिटी पे ले आया, और अब चाइना ने अमेरिकन सिटीजन्स के वीज़ा के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। उसमें अमेरिका के वो सिटीजन्स जो अफ़गानिस्तान, कैमरून, इराक, ईरान, पाकिस्तान, नाइजीरिया, तुनीसिया, तुर्की और सीरिया में पैदा हुए हैं, उनको अमेरिका के पासपोर्ट पे वीज़ा लगाने के लिए एक लंबी चौड़ी प्रोसीजर की वो डाल दी है। यानी अब पाकिस्तानी जो अमेरिका में पैदा हुए हैं उस पर भी अमेरिका भरोसा करने को तैयार नहीं है। अब पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ चाइना के दौरे से आया, तब से पाकिस्तान में चाइना का मामला ठंडा पड़ गया है। स्टूडेंट वीज़ा चाइना के लिए जो पाकिस्तान के हज़ारों स्टूडेंट जाते थे वो अब सख्त कर दिया है। अब स्टूडेंट के लिए भी वीज़ा का प्रोसीजर सख्त कर दिया है। चाइना पाकिस्तान से दूर होता जा रहा है। मैं कई बार अपने बलोच दोस्तों से बैठ के बात करता हूं तो मैं भी उनसे कहता हूं कि आप लोग डायरेक्ट चाइना से बात क्यों नहीं करते, जब चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है ग्वादर में, सीपेक, बलोचिस्तान में, सब कुछ, तो डायरेक्ट चाइना को कांटेक्ट करें। चाइना अगर आपकी मदद करेगा तो आपकी आज़ादी का सफ़र आसान हो जाएगा। अब वो चीज़ होती नज़र आ रही है कि चाइना ने भी देख लिया है, लेकिन मसला वही है कि अमेरिका बहादुर ये चीज़ें होने नहीं दे रहा। अमेरिका बहादुर पाकिस्तान का टोटा टोटा करने के लिए तैयार नहीं है अभी तक, और इसीलिए अभी तक पाकिस्तान बचा हुआ है। तो लेट्स सी अजीज़ दोस्तों, सूरत हाल कहाँ तक जाके रुकती है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त फ़ौज ने हर चीज़ पे कब्ज़ा कर लिया है। सिविलियन बजट के ज़रिए अभी ऑपरेशन करेंगे। आपका काम ही मुल्क में सिक्योरिटी देना है तो आप सिविलियन बजट से ऑपरेशन क्यों करेंगे? आपको इतना बजट मिलता है, इन्हीं कामों के लिए तो मिलता है। जंगों के लिए तो हमें पता है कि आप जंगों के लिए है नहीं, आपके अंदर वो जरासीम ही नहीं है कि आप किसी गैर मुल्क की फ़ौजों से जंग कर सकें। आपके अंदर वो जरासीम ही नहीं कि आप अफ़गानिस्तान, ईरान, भारत, इनकी फ़ौजों से लड़ सकें। आप तो वैसे ही पाकिस्तान बना है तब से 77 साल से, और ख़ास तौर पे 71 के बाद से, तो आप तो वैसे ही पाकिस्तानियों से ही लड़ रहे हैं। बलोचिस्तान में लड़ रहे हैं, केपी में लड़ रहे हैं, कभी सिंध में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फांसी दी थी, इसके बाद अंदरून सिंध में एयर बम्बार्डमेंट की थी इसी आर्मी ने, सिंधियों के ऊपर, गांव गोठों के ऊपर एयर बम्बार्डमेंट की थी। 1973 में बलोचिस्तान में एयर बम्बार्डमेंट की थी सिविलियन इंस्टॉलेशंस पे। 92 से कराची में ऑपरेशन कर करके कोई 35-40 हज़ार कराची के लोग मार दिए। पीओके में एफसी लगा दी। आप तो वैसे ही पाकिस्तानियों से ही तो लड़ रहे हैं, तो फिर आपको बजट हम जो दे रहे हैं पाकिस्तानियों से ही लड़ने के लिए दे रहे हैं। हम वो दुनिया की सबसे बेवकूफ़ कौम है जो अपने बच्चों का पेट काट के आपको पैसा देते हैं कि ये लीजिए, इस पैसे से आप हथियार खरीदिए, ट्रेनिंग लीजिए और फिर हमें ही मार के मारिए। ये है पाकिस्तान की आर्मी। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।